नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। बीजेपी की केंद्र चुनाव समिति की बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई, जिसमें आगामी बिहार असेंबली इलेक्शन 2025 पर गहन चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। बैठक बीजेपी केंद्रीय कार्यालय नई दिल्ली में आयोजित की गई, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य शामिल हुए। बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की रणनीति, उम्मीदवारों की संभावित सूची और चुनाव मैदान में पार्टी की ताकत बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की गई। वहीं बैठक में पार्टी नेताओं ने बिहार के विभिन्न जिलों में उम्मीदवारों की स्थिति, पार्टी की ताकत और मतदाता आधार पर भी विचार विमर्श किया। तो वहीं दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग में बीडब्ल्यूडी ब्लॉक में आयोजित दिवाली समारोह में भाग लिया और वहां जनता को संबोधित भी किया। उन्होंने पिछले 11 सालों में हुए विकसित कार्यों पर सख्त टिप्पणी की और आगामी योजनाओं का भरोसा भी दिलाया। तो वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मैं लगभग 11 साल यहां आपकी विधायक रही और आप लोग छोटी छोटी समस्याओं के लिए परेशान घूमते रहे। इन 11 सालों में कोई बड़ी परियोजना नहीं हुई। यहाँ तक एक अस्पताल जो शुरू हुआ था वो भी 5 साल में बंद पड़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि अब 7-8 महीनों में उन्होंने पूरी कोशिश की है कि दिल्ली की हर समस्या का समाधान किया जाए और विकास कार्य तेजी से आगे बढ़े। और से दीपावली के इस पावन पर्व की बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। मैं देखती हूँ कि जब भी मैं यहाँ आती हूँ शालीमार बाग में, तो हमारे भाई लोग थोड़ा ज्यादा उत्साही हो जाते हैं और मैं इनको बताती हूँ, भाई इतनी बड़ी जिम्मेवारी है ये, तुम तो खाली विधायक बोल रहे थे, मुख्यमंत्री बन गए, पहले ये तो संभाल लो। इतने काम है दिल्ली भर के, 2.5 करोड़ की जनसंख्या है, 1000 तरह की समस्याएं हैं और अभी भी जब हम सुबह से लेकर रात तक लगते हैं तो भी सालों का बैकलॉग दिल्ली की समस्याओं का है और उन समस्याओं को समझना, सुलझाना और दिल्ली की जनता को रिलीफ देना। अब आप अपने शालीमार बाग का ही ले लीजिए, अब इतने सालों से 11 साल लगभग यहां आम आदमी पार्टी की विधायक थी और आप लोग छोटी छोटी समस्याओं के लिए भी परेशान होकर घूमते थे, छोटे छोटे काम, छोटी छोटी दिक्कतें। और इन 11 सालों में हमारी इस पूरी विधानसभा में एक भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट कहें, कोई कम्युनिटी हॉल कहें, कोई स्कूल कहें, कुछ भी काम, यहां तक कि एक अस्पताल शुरू हुआ था मैक्स के साइड में, वो भी 5 साल से बंद का बंद ऐसे ही पड़ा है। सालों से हम लोग विकास कार्यों के लिए तड़प रहे थे और आज ईश्वर की कृपा से ना केवल आपकी बहन को विधायक के रूप में काम मिला है, बल्कि पूरे राज्य के लिए जिम्मेवारी दी गई है। तो मैं तो कई बार कहती हूं, भाई शालीमार बाग वालों की जिम्मेवारी ज्यादा बड़ी है, आप लोगों को ज्यादा संभाल करनी पड़ेगी कि भी अपना भी क्षेत्र का ध्यान रखें और पूरी दिल्ली वालों की जो अपेक्षाएं हैं। आधे लोग तो आप ही को लोग पकड़ते होंगे कि भाई मुख्यमंत्री आप किया, हमारा ये काम करा दो, ये काम करा दो। तो ये अभी तो 7-8 महीने ही हुए हैं, 7 ही महीने हुए हैं और इस कार्यकाल में मैंने पूरी कोशिश की कि दिल्ली की हर समस्या के लिए काम करें, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो। जहां हमें कोर्ट में जाने की जरूरत पड़ी तो हम कोर्ट में गए, जब गाड़ियां बैन कर दी थी 10 साल और 15 साल वाली, तो हम कोर्ट गए, वहां से रिलीफ लेके आए। जब पटाखे बैन हुए, सालों से बैन थे, आज उसके लिए रिलीफ लेकर के आए। यमुना जी के घाट पे छठ नहीं होती थी तो उसके लिए जाकर के काम शुरू किया। दिल्ली में डेवलपमेंट के सारे काम रुक गए थे, कहां तो
आम आदमी पार्टी की सरकार में 11 साल में एक भी उन्होंने फ्लाईओवर नया नहीं बनाया। एक पंजाबी बाग वाले फ्लाईओवर का उद्घाटन हुआ जो शीला दीक्षित के टाइम से शुरू हुआ था। 11 साल बाद उन्होंने उस फ्लाईओवर को, जब चुनाव बिल्कुल आने वाला हो गया, तो नारियल फोड़ा। और कहा हमने अपने 6 महीने में भी एक फ्लाईओवर पूरा करवा दिया। और लगातार 5 हॉस्पिटल पूरे करवाए और अभी बहुत सारे काम बाकी है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में उपस्थित लोगों से सीधे संवाद किया। इस दौरान नागरिकों ने बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य जैसी समस्याओं से लेकर व्यक्तिगत शिकायतें मुख्यमंत्री के सामने रखी। मुख्यमंत्री ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता की समस्याओं का निराकरण समय पर किया जाए और आवश्यक रिपोर्ट उन्हें प्रस्तुत की जाए। साथ ही जनता दर्शन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और मुख्यमंत्री से संवाद करते हुए अपने मुद्दे भी रखते नजर आए। तो वहीं श्योपुर में आयोजित भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन ने लाडली बहना योजना की 29वीं किश्त का वितरण किया। मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक के जरिए 1 करोड़ 26 लाख से अधिक लाडली बहनों के खातों में कुल 1500 करोड़ की राशि ट्रांसफर की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि लाडली बहना योजना प्रदेश की माताओं और बहनों के सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि लाडली बहनों की मुस्कान ही मेरी सरकार की ताकत है। अब हर बहन को 1500 की राशि दी जाएगी ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। सीएम ने महिलाओं से स्वावलंबन, शिक्षा और उद्यमिता की क्षेत्र में आगे बढ़ने का आह्वान भी किया। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन द्वारा आयोजित दीपावली मेले में हिस्सा लिया और उपस्थित लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं भी दी। सीएम धामी ने समारोह में कहा कि मैं आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं और आप सबके जीवन में सुख, शांति और आरोग्य संचार हो। मेरा सौभाग्य है कि मुझे अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन द्वारा आयोजित इस भव्य समारोह में हिस्सा लेने का अवसर मिला। महाराजा अग्रसेन जी को नमन करते हुए आप सभी को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं और भगवान प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना करता हूं, मां दुर्गा से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी के परिवार में, आप सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आरोग्य संचार हो। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन द्वारा आयोजित इस भव्य मेरे वैश्य समाज के सभी परिवारजनों के बीच में उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, दीपावली का पर्व हम सबके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने का एक विशिष्ट माध्यम है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर और बुराई से अच्छाई की ओर जाने की प्रेरणा देता है। और आज का दिन बड़ा अच्छा है। आज जहां मैं देख रहा हूं कि इतने सारे यहां पर रंगारंग कार्यक्रम है, इतने सारे लोग एक साथ पूरे समाज के एकत्र होकर दीपावली का पहले से ही मिलन कर रहे हैं। वहीं आज दिन में मैं देहरादून के प्रेस क्लब में भी आज उनके बच्चों के बीच में, उनके परिवारजनों के बीच में गया, तो ये धीरे धीरे हमारे राज्य के लिए एक जैसे जैसे मौसम बदला है वैसे वैसे वातावरण में परिवर्तन करने का काम, सकारात्मक ऊर्जा लाने का काम भी इस प्रकार के मिलन, इस प्रकार के समारोह करेंगे, क्योंकि हम पिछले 3 महीने से लगातार बहुत भीषण आपदा से जूझते रहे हैं। इस वर्ष हमको बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा है और मैं भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना करता हूं कि आप इस वातावरण को एक सकारात्मक वातावरण में
ले जाने के लिए हम सबको अपना आशीर्वाद दें, हम सब पर अपनी कृपा करें। दीपावली का अर्थ केवल अपने घरों में दीप जलाना ही नहीं है, बल्कि समाज में आशा, सद्भाव और सहयोग का प्रकाश फैलाना है। मुझे प्रसन्नता है कि वैश्य समाज सदियों से सनातन संस्कृति का ध्वज वाहक बनकर संपूर्ण समाज में सहयोग, सौहार्द और विकास का प्रकाश फैला रहा है। अभी अशोक जी ने बताया किस प्रकार से देश में अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से, सैकड़ों संस्थाओं के माध्यम से आज समाज को आगे लाने का काम हो रहा है। समाज में दूसरों के लिए कुछ काम करने के लिए, जिस प्रकार से आपने बताया कि कविंद्र गुप्ता जी ने कहा कि अब ये समाज रक्तबीर पैदा करने का काम करेगा। ये अपने आप में एक ऐसा संस्कार है जो हम अपने आने वाली पीढ़ियों को देंगे, जिसके कारण से उनके अंदर भी एक भावना आएगी कि कैसे हमारे अग्र समाज के लोग, हमारे वैश्य समाज के लोग सदियों से, हजारों वर्षों से किस प्रकार से दूसरे लोगों के लिए, परमार्थ के लिए काम करते रहे हैं। हम महाराजा अग्रसेन का जीवन चरित्र देखेंगे, उनके द्वारा काम देखेंगे, उससे हमारी पीढ़ियां निश्चित रूप से तो वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उस स्थल का निरीक्षण किया जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नए आपराधिक कानूनों पर आयोजित प्रदर्शनी के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा और व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने आयोजन स्थल पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से सुरक्षा व्यवस्था, प्रवेश मार्ग और दर्शकों के लिए इंतजाम के बारे में जानकारी ली। कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित हो और सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी हों। तो वहीं पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा ने कहा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नए आपराधिक कानूनों पर प्रदर्शनी के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं जनता को नए आपराधिक कानूनों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रदर्शनी का दौरा करना चाहिए। नए आपराधिक कानूनों की विशेषताओं को रेखांकित करती हुई प्रदर्शनी का शुभारंभ होगा। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी इसका उद्घाटन करेंगे और ये प्रदर्शनी सभी आमजनों के लिए 14 तारीख से 18 तारीख तक रहेगी। तो मेरा अनुरोध है कि 14 से 18 के बीच में लोग आएं और जो नए कानूनों में जो जनता के लिए, जो पीड़ितों की मदद के लिए और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए जो नए प्रावधान आए हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करें। तो वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मोदी जैन तीर्थ में विशेष पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान में भाग लिया और श्रद्धालुओं से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद भी लिया। तो वहीं मुख्यमंत्री ने तीर्थ की साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। तो वहीं आपको बताते चले, सीएम भूपेंद्र पहुंचे मोदी जैन तीर्थ। वहीं तीर्थ में सीएम ने किए दर्शन, साथ ही सीएम ने श्रद्धालुओं से मुलाकात की, उनका हालचाल भी जाना, साथ ही तीर्थ की सुरक्षा का निरीक्षण भी करते नजर आए। वहीं धार्मिक अनुष्ठान में भाग भी उन्होंने लिया, साथ ही पूजा अर्चना कर मां का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। वहीं तीर्थ की सुरक्षा का भी निरीक्षण करते नजर आए। वहीं तीर्थ आपको बताते चले, धार्मिक अनुष्ठान में भाग भी लिया, साथ ही मंदिर का निरीक्षण भी किया। वहीं साधु संतों से मुलाकात की, पूजा अर्चना की, साथ ही मंदिर का निरीक्षण भी करते नजर आए। वहीं आपको बताते चले, धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते भी नजर आए सीएम ने, साथ ही तीर्थ की सुरक्षा का निरीक्षण भी किया। तो वहीं आपको बताते चले, धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते नजर आए, साथ ही फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 20 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित पिलवई महूडी 4 लेन सड़क का उद्घाटन किया। इस सड़क के बनने से क्षेत्रीय यातायात की सुविधा में सुधार होगा और आवागमन तेज और सुरक्षित होगा। इसके साथ ही सड़क का निर्माण स्थानीय विकास और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में भी सहायक साबित होगा। तो वहीं आपको बताते चले 4 लेन सड़क की हुई शुरुआत, जहां 20 करोड़ की लागत से तैयार की गई है सड़क। जहां आपको बता दें 4 लेन सड़क की शुरुआत, जहां 20 करोड़ की लागत से ये सड़क तैयार की गई है। तो वहीं सीएम ने किया सड़क का उद्घाटन, जिससे आपको बताते चले लोगों को आवाजाही में काफ़ी सुविधा भी मिलेगी। तो वहीं सीएम ने सड़क का उद्घाटन भी किया। 4 लेन सड़क की हुई नई शुरुआत। तो वहीं आपको बताते चले 20 करोड़ की लागत से तैयार की गई है सड़क, जिसे लेकर अब लोगों को आवाजाही में किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो वहीं आगामी बिहार इलेक्शन 2025 के लिए एनडीए ने सीटों का बंटवारा घोषित कर दिया है। बीजेपी और जदयू की 101 सीटें, एलजेपी को 29 सीटें, राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 6 सीटें और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 6 सीटें मिली हैं। केंद्रीय मंत्री और एचएएमएस नेता जीतन राम मांझी ने सीट बंटवारे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमें 6 सीटें मिली है। ये आला कमान का निर्णय है और इसे हम स्वीकार भी करते हैं। हमें जो मिला है उससे हम संतुष्ट हैं और हमें कोई शिकायत नहीं है। एनडीए के इस बंटवारे ने बिहार विधानसभा चुनाव में गठबंधन की ताकत और रणनीति को स्पष्ट किया है। तो एनडीए ने सीटों का बंटवारा किया घोषित, जहां राष्ट्रीय लोक मोर्चा 6, एचएएम 6 और एचएम नेता मांझी ने यह निर्णय स्वीकार भी किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें इससे कोई आपत्ति भी नहीं। बिहार चुनाव की तैयारियां अब तेज होते हुए, जहां एक तरफ सीटों का बंटवारा भी किया जा चुका है। तो मैं आपको बताते चले बिहार चुनाव की तैयारियां तो वहीं आपको पार्लियामेंट में हमको एक सीट मिली थी, तो हम क्या थे, नाराज थे। वैसे यहाँ अगर 6 सीट की बात की गई है तो आला कमान का निर्णय है, उसको हम सिरोधार्य करते हैं। दूसरे को क्या मिली है तो हमारे आला कमान समझ सकते हैं। ये बात सही है कि हमको जो मिला है हम लोग सब संतुष्ट हैं। हमारे लोग अभी वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएंगे। सरकार की कोई शिकायत नहीं है। तो वहीं मुंबई के कुर्ला जीएसटी रोड पर स्थित एक स्पेक गोदाम में आपको बताते चले अचानक आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। आग ने गोदाम में रखे स्मैक और काफी नुकसान पहुंचाया, लेकिन अभी तक किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है। पुलिस और दमकल कर्मी घटनास्थल पर लगातार निगरानी बनाए रखे हैं और आग फैलने की आशंका को रोकने में लगे हैं। तो वहीं स्क्रैप गोदाम में बड़ा नुकसान, जहां दमकल विभाग ने बुझाई आग। दमकल ने आग पर आपको बताते चले लगातार कोशिश मशक्कतों के बाद काबू भी पा लिया। वहीं पुलिस ने की घटनास्थल की निगरानी, साथ ही आग के लगने के कारणों का पता भी लगाया जा रहा है। जहां आपको बताते चले दमकल विभाग मौके पर मौजूद है। साथ ही स्क्रैप की एक दुकान में आग लगी, जिससे आग लगने से दुकान का सारा सामान जलकर खाक हो गया। वहीं दमकल विभाग ने आग पर काबू भी पाया। साथ ही पुलिस ने घटनास्थल की निगरानी भी लगातार आपको बताते चले कर रही है। साथ ही आग के लगने के कारणों का भी पता पुलिस लगाने की कोशिश कर रही है। तो वहीं कुर्ला गोदाम में
ये भीषण आग, जहां स्क्रैप गोदाम में लगी आग, दमकल ने आग पर पाया काबू, साथ ही पुलिस ने की घटनास्थल की निगरानी। तो वहीं आपको बताते चले, आग ने गोदाम में रखे स्क्रैप को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। जहां दमकल विभाग लगातार कोशिशें करी, तो वहीं मुंबई के कुर्ला CST रोड पर आपको बताते चले स्थित एक स्क्रैप गोदाम में आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। आग के गोदाम में रखे स्क्रैप को काफी नुकसान भी पहुंचा, लेकिन अभी तक किसी के हताहत होने की कोई जानकारी सामने नहीं है। पुलिस और दमकल कर्मी घटनास्थल पर लगातार निगरानी बनाए रख रहे हैं और आग फैलने की आशंका को रोकने में भी लगे हुए हैं। तो वहीं आपको बताते चले, कुर्ला गोदाम में लगी ये भीषण आग, जहां स्क्रैप गोदाम में ये बड़ा हादसा हुआ है। दमकल विभाग आग पर काबू पाने की कोशिशों में लगा, साथ ही आग पर काबू भी पाया। वहीं दमकल को बताते चले, पुलिस ने की घटनास्थल की निगरानी, साथ ही आग लगने के कारणों का पता भी लगाया जा रहा है। साथ ही किसी के हताहत होने की कोई खबर अभी तक सामने नहीं आई है। तो वहीं हैदराबाद और पुरी से मौसम की ताज़ा खबर। हैदराबाद शहर के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई, जबकि पुरी के कई इलाकों में तेज बारिश ने लोगों के जीवन को प्रभावित किया। वहीं तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में आज सुबह से कुछ क्षेत्रों में वर्षा हुई, जिससे तापमान में थोड़ी राहत मिली। हालांकि बारिश का असर पूरे शहर में समान नहीं रहा। कुछ इलाकों में हल्की फुल्की जलभराव की स्थिति भी देखी गई। वहीं स्थानीय प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और बारिश के दौरान अनावश्यक बाहर न निकलने की सलाह भी दी है। तो वहीं बारिश से जीवन हुआ प्रभावित, जहां तेलंगाना और उड़ीसा साथ ही पुरी में भी बारिश होते हुए, जहां पुरी में कई इलाकों में बारिश हुई है। हैदराबाद में हल्की बारिश, साथ ही बारिश से जीवन प्रभावित भी होता नजर आया। कहीं जल जमाव की स्थिति भी नजर आई, कहीं लोगों ने बारिश का मजा भी उठाया। वहीं तापमान में से थोड़ी उन्हें राहत भी मिलती नजर आ रही है। तो वहीं आपको बताते चले, बारिश से जीवन प्रभावित, साथ ही आपको बताते चले कुछ हिस्सों में हल्की से मध्य बारिश भी हुई है। हैदराबाद और पुरी में मौसम की ये ताज़ा खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां हैदराबाद शहर के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्य बारिश हुई, जबकि पुरी के कई इलाकों में तेज बारिश ने लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में आज सुबह से कुछ क्षेत्रों में वर्षा हुई, जिससे तापमान में थोड़ी राहत मिली। हालांकि बारिश का असर पूरे शहर में समान नहीं रहा। कुछ इलाकों में हल्की फुल्की जलभराव की स्थिति भी देखी गई। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और बारिश के दौरान अनावश्यक बाहर ना निकलने की सलाह भी दी है। तो वहीं आपको बताते चले, पुरी के कई इलाकों में बारिश, जहां बारिश के चलते मौसम में आपको बताते चले थोड़ी गिरावट भी आई। वहीं हैदराबाद में हल्की बारिश, पुरी के कई इलाकों में बारिश हुई है। वहीं बारिश से जीवन भी प्रभावित होता नजर आया। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।